नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं राहुल चौधरी। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी पे। और राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो विधानमंडल टॉपिक, कौन सा विधानमंडल टॉपिक चल रहा था। आर्टिकल्स इसके पूरे हो गए थे, ठीक है। लेकिन विधानमंडल टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है। वो क्या है? विधानमंडल की प्रक्रिया, कि विधानमंडल की कार्रवाई कैसे चलती है, उसके क्या नियम हैं, कौन कौन से समितियाँ होती है, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, उन सब पे आज अपन बात करने वाले हैं। तो पढ़ेंगे विधानमंडल की प्रक्रिया और नियम, विधानमंडल की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम। विधानमंडल की प्रक्रिया आज अपना टॉपिक है। विधानमंडल में ही विधानमंडल की प्रक्रिया, कि विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में तो केवल एक ही है, विधानसभा। तो विधानसभा अपनी कार्रवाई कैसे चलाती है? विधानसभा कहते हैं बजट सत्र शुरू हो गया, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो ये अपनी कार्रवाई कैसे चलती है विधानसभा की? विधानमंडल की प्रक्रिया में कार्य संचालन नियम, कार्य संचालन नियम, कार्य संचालन नियम। तो हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल अपनी कार्यवाही का संचालन कैसे करती है, उसके लिए क्या क्या नियम है, उन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। विधानसभा की कार्रवाई कितनी बजे शुरू होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में विचार आता है कि सर विधानसभा की बैठक होती है तो विधानसभा की कार्रवाई सुबह कितनी बजे शुरू होती है? 10 बजे होती है, 10:30 या 11? तो विधानसभा की कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होती है। कितनी बजे शुरू होती है? 10:30 बजे विधानसभा ओपन हो जाती है, सब प्रवेश कर जाते हैं। विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है। और जो सबसे पहले जो आपको सत्र होता है, उसको काल होता है, 1 घंटे का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रश्न काल। क्या बोलते हैं? विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है और जो सबसे पहले 11 से 12 का समय है वो प्रश्न काल होता है। क्या होता है? प्रश्न काल। प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है सचिव को, ठीक है, कि आप किस मंत्री से क्वेश्चन पूछेंगे और आपका प्रश्न क्या होगा, ठीक है। 14 दिन पहले आपको उस प्रश्न की लिखित सूचना देनी पड़ेगी। वही क्वेश्चन आप फिर प्रश्न काल में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं आपकी इच्छा हुई, खड़े हुए और क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपका था शून्य काल में पॉसिबल है, लेकिन प्रश्न काल में वो पॉसिबल नहीं है। प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछने होते हैं उनकी आपको पूर्व में सूचना सचिव को देनी पड़ती है और सचिव उस मंत्री को उस क्वेश्चन से अवगत कराता है कि आपको फला फला तारीख को फला फला आपको विधायक है ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और क्वेश्चन भी कैसा होगा? यदि स्टार लगा हुआ है उस क्वेश्चन पे तो उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न, और यदि स्टार नहीं लगा है तो अतारांकित प्रश्न है। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न काल में: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न काल। सबसे पहले क्या बताओ? प्रश्न काल देखेंगे। विधानसभा की कार्रवाई कितनी बजे शुरू होती है? 11 बजे। और सबसे पहला जो समय होता है 11 से 12 का, वो होता है प्रश्न काल। तो सबसे पहले प्रश्न काल का समय आपको पता होना चाहिए, 11 से 12, 11 से 12, ठीक है। तो प्रश्न काल का जो समय होता है वो कहाँ तक बताओ? 11 से लेके कहाँ तक है? 12। प्रातः 11 बजे प्रश्न काल शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है, दोपहर 12 बजे तक चलता है। 11 से 12 बजे तक प्रश्न काल चलता है। प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे आते हैं, ठीक है, प्रश्न काल में प्रश्न पूछे आते हैं, प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे आते हैं, प्रश्न काल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूचना सचिव को देनी होती है। विधानसभा में क्या होता है? सचिव होता है। विधानसभा में सचिवालय होता है और सचिवालय में क्या बैठता है? सचिव बैठता है। तो प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूचना सचिव को देनी होती है। तो बताओ, प्रश्नकाल में आपको जो भी प्रश्न पूछना है उस प्रश्न की सूचना आपको सचिव को देनी पड़ेगी, विधानसभा के सचिव को, कि मैं संबंधित फला फला मंत्री से इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है। तो ये सूचना आपको सचिव को देनी है, विधानसभा के सचिव को, और सचिव उस मंत्री को अवगत कराता है कि आपसे ये जो एमएलए है इतनी इतनी तारीख को यही आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं अपनी इच्छा से पूछ लिया खड़े होकर, नहीं, उसके लिए पूर्व सूचना देनी आपको जरूरी होती है। यानी आपको प्रश्न काल में प्रश्न पूछना है तो कम से कम 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है
ठीक है। प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछाते हैं? प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछाते हैं। प्रश्न काल होता है 11 से 12। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से? पहले होते हैं तारांकित प्रश्न, जिसपे तारा लगा हुआ है। तारा का मतलब तारा अंकित है, स्टार्ड, जिसपे स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिसपे स्टार लगा हुआ है, तारा लगा हुआ है, वो तारांकित प्रश्न है, जिसपे तारा लगाया जाता है, तारांकित प्रश्न। एक होता आपका जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ है, अनस्टार्ड है, वह है अतारांकित प्रश्न। जिसपे तारा लगा होता है वो तारांकित प्रश्न, जिसपे तारा नहीं लगा होता है वो होता है अतारांकित प्रश्न। और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो बताओ प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं तारांकित प्रश्न। कौन से बताओ? तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न बताओ? तारांकित प्रश्न। बात करें तारांकित प्रश्न जिसमें तारा अंकित है, स्टार लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न। ठीक है। तो ये 14 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। यानी यदि आपको तारांकित प्रश्न पूछना है तो इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये, यदि आपको तारांकित प्रश्न पूछना है, प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। यदि आपको तारांकित प्रश्न पूछना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। कितनी? 14 दिन पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, यदि आपको तारांकित प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो एक जो सदस्य है, एक एमएलए है, ठीक है, वो अधिकतम एक सत्र में, जैसे बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, तो एक सत्र में अधिकतम, एक पूरे सेशन में जब तो पूरा सत्र चलता है, अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकता है? 10। कितने पूछ सकता है? 10 पूछ सकता है। तो एक सत्र में पूरे कितने? बजट सत्र में 20 पूछ सकता है, बाकी में कितने? तो बजट सत्र में 40 पूछ सकता है, बाकी में बजट सत्र को छोड़ के मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में 10 पूछ सकता है। कितने? 10। तो एक सदस्य एक सत्र में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकता है? एक सत्र में अधिकतम 10 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तो एक सत्र में अधिकतम कितने? 10 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन बजट सत्र में 40 पूछ सकता है। बजट सत्र में कितने? 40 पूछ सकता है। तो बजट सत्र में 40 पूछ सकता है, ठीक है। बाकी मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं, तो बाकी मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में अधिकतम कितने बताओ? 10 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न के उत्तर कैसे दिए जाते हैं? तो तारांकित प्रश्न, यदि जिस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, तारा लगा हुआ है, तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ठीक है। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा, वो तारांकित प्रश्न है, तो मैं मंत्री हूं, तो मैं खड़ा होकर आपको मौखिक जवाब दूंगा। विधानसभा में ही जवाब दिया जाता है, मौखिक जवाब दिया जाता है, ठीक है। और आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उत्तर मौखिक दिया जाएगा और सामने वाला संतुष्ट नहीं है तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ठीक है। और यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये था तारांकित प्रश्न, बहुत सिंपल सा, जिस पे स्टार लगा होता है, स्टार्ड क्वेश्चन, वो है तारांकित प्रश्न। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, जिसपे स्टार नहीं लगा होता है। अतारांकित प्रश्न जिसपे स्टार नहीं लगा होता है। बात करें अतारांकित प्रश्न की जिसपे स्टार नहीं लगा होता है, ये प्रश्न 14 दिन की पूर्व सूचना देके पूछा जाता है। यानी आपको अतारांकित प्रश्न पूछना है तो भी 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ये प्रश्न 14 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछा जा सकता है, देकर पूछा जाता है। चौदह दिन की पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है। इन 14 दिन पहले सूचना देके पूछा जाता है। कौन सा? अतारांकित प्रश्न, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले एक सदस्य अधिकतम कितने, तो एक सदस्य अधिकतम एक सदस्य एक सत्र में अधिकतम, एक सदस्य एक सत्र में अधिकतम 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन बजट सत्र है, यदि बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में 60 पूछ सकता है। यदि बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में कितने? 60 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है, बजट सत्र में 7। बाकी है मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में एक सदस्य अधिकतम 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कितने पूछ सकता है? 20, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो इसका लिखित में दिया जाता है। तारांकित जिस पे स्टार लगा होता है उसका उत्तर तो उसी टाइम मौखिक दिया जाता है, और जिस पे स्टार नहीं लगा है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से दे सकते हैं, तो उसका उत्तर मौखिक नहीं देकर लिखित दिया जाता है। जो तारांकित है जिस पे स्टार लगा वो तो मौखिक उत्तर दिया जाता है, उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अतारांकित है यानी इस पे स्टार नहीं लगा है तो इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है, उसके संबंधित जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके घर मेल कर दिया जाता है, या उसके घर पे आपको स्पीड पोस्ट करा दिया जाता है, आराम से डाक से, ठीक है, उसके घर पे उसका आंसर भेज देते हैं, ठीक है। उसका तुरंत वहाँ पर मौखिक देना जरूरी नहीं होता है, आराम से लिखित में दे दिया जाता है उसको आंसर। तो ध्यान रखना, क्योंकि तारा ही नहीं लगा, स्टार नहीं लगा है, हम लगाते हैं ना, स्टार लगाने वालों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर स्टार नहीं लगा है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है। लिखित दिया जाता है। जब लिखित दिया जाता है तो इसका मतलब ये, मैंने मान लीजिए किसी को लिखित में भेज दिया कि इसका आंसर ये होगा, तो वो वापस मुझसे क्रॉस थोड़ी पूछेगा, वापस पत्र व्यवहार थोड़ी करेगा कि वापस वो लेटर भेजेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। तो इसमें पूरक प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि यदि मौखिक दिया तो फिर सेटिस्फाई नहीं हो तो तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर लिखित दे रहे हैं तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसा दिया जाता है? अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो तारांकित और अतारांकित में तो अंतर क्या है? दोनों चीजें सेम है। तारांकित देखो 14 दिन पहले सूचना देके तारांकित पूछना पड़ता है, तो 14 दिन की पहले सूचना देके अतारांकित पूछना पड़ता है, ठीक है। तारांकित पत्र, तारांकित जो क्वेश्चन है एक सदस्य अधिकतम कितने 10 पूछ सकता है एक सत्र में, और अतारांकित कितने पूछ सकता है? तो ये 20 पूछ सकता है। कितने पूछ सकता है? 20 पूछ सकता है, ठीक है। तारांकित प्रश्न का उत्तर, आपको तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अतारांकित है तो इसका उत्तर आराम से लिखित में दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो ये दोनों में अंतर है, तारांकित और अतारांकित। तो प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो स्टार लगा हुआ तारांकित, एक स्टार नहीं लगा हुआ अतारांकित, एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न होता है वो होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना
पर्सन। देखिए इसमें 14 दिन की सूचना जरूरी नहीं है। अभी हमने तारांकित और अतारांकित देखा, उसमें कम से कम पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। इसमें 14 दिन की जरूरत नहीं है, 6 दिन पहले सूचना भी देंगे तो भी चलेगा, 5 दिन पहले सूचना देंगे तो भी चलेगा, यानी 14 दिन से पूर्व यानी 14 दिन से कम सूचना देकर भी पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न 14 दिन से कम की सूचना देकर पूछा जा सकते हैं। जरूरी नहीं 14 दिन की सूचना दे, 14 दिन से कम 5 दिन की 7 दिन की सूचना देके भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अल्प सूचना, नाम ही अल्प सूचना। 14 दिन पहले, उसमें तो क्या थी, तारांकित तारांकित पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी। इसे 14 दिन से कम की सूचना, 14 दिन से कम की सूचना, 9 दिन की सूचना 9 दिन पहले भी दे सकते हैं, 8 दिन पहले भी दे सकते हैं, 14 दिन से कम की सूचना देकर पूछे जा सकते हैं। और इनका उत्तर कैसे दिया जाता है, तो इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। कौन से अल्प सूचना प्रश्न, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। और मौखिक दिया जाता है तो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मौखिक है तो इनके में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमने कहा प्रश्न काल, कौन सा बताओ, प्रश्न काल। प्रश्न काल का टाइम क्या है, 11 से 12 है। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना। तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब प्रश्न काल के बाद आता है शून्य काल। देखिए प्रश्न काल होता है 11 से 12, 11 से 12। अब 12 से 1 का जो समय होता है उसको बोलते हैं शून्य काल। क्या बोलते हैं, 0 ओवर, शून्य काल। इसका मतलब क्या है, प्रश्न काल में प्रश्न पूछने के लिए पहले सूचना देनी पड़ती है, शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको शून्य काल शुरू हुआ तो आपकी मर्जी है, उस मंत्री से कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो आपको पता शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है। ये व्यक्ति खड़ा होता है, इस मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा व्यक्ति होता है इससे पूछता है, तीसरा एमएलए इससे पूछता है, और फिर आपको पता है हो हल्ला होता है, शोरगुल होता है, ठीक है। और आपको पता है कई बार तो सदन में जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, मिसबिहेव भी होता है, ठीक है, सब सदन में। ये सारा काम कब होता है, शून्य काल में होता है, 0 ओवर में। जैसे ही 12 बजती है, 11 से 12 तो आराम से चल रहा प्रश्न काल, जैसे ही 12 बजती है, 12 से 1, ठीक है, उस समय शून्य काल शुरू हो जाता है। और आपको पता है जिससे जब चाहे जैसा चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न काल में प्रश्न पूछने के लिए सूचना सचिव को देनी पड़ती है, प्रश्नों की लिखित सूचना, ठीक है, सचिव को देनी पड़ती है 14 दिन पहले प्रश्न काल में पूछने के लिए। शून्य काल में पूछने के लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है, जब चाहे खड़े होकर किसी से भी पूछ लो। इसलिए जो हल्ला शोरगुल होता है ना, वो शून्य काल में होता है। कहाँ होता है, शून्य काल में। और शून्य काल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। शून्य काल किसकी, भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। तो पढ़ लेते हैं शून्य काल। शून्य काल कब शुरू होता है, 12 से 1, दोपहर में 12 बजे शुरू होता है, 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक। शून्य काल में प्रश्न पूछने, ये शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए शून्य काल में बिना पूर्व सूचना दिए, बिना पूर्व सूचना दिए, बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी मंत्री से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यही तो होला होता है, कोई से भी मंत्री से आप कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं बिना पूर्व सूचना दिए। इसमें प्रश्न काल में प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, इसमें बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी मंत्री से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है, ये भारत की देन है, ऐसा भारत में वैसे शून्यकाल ये वर्ड मीडिया ने दिया है, भारतीय मीडिया ने ये वर्ड दिया है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है शून्यकाल का, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं, ये तो केवल मीडिया, ये वर्ड दिया था मीडिया ने, भारतीय लोग आपको पता है मीडिया का दिया हुआ ये वर्ड है, ठीक है। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली के देन है, भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। तो ये शून्यकाल वर्ड है, ये भारतीय संसदीय प्रणाली में चलता है, कहाँ चलता है, भारतीय संसदीय प्रक्रिया या प्रणाली की देन है, ठीक है। शून्यकाल शब्द मीडिया द्वारा दिया गया शब्द, भारतीय मीडिया द्वारा, प्रेस या मीडिया के द्वारा दिया गया। ये भारतीय मीडिया ने दिया, इसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, इसका ऐसा नहीं शून्यकाल, ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। हाँ 12 से 1 बजे तक, ठीक है, जो कार्रवाई चलती है उसमें बिना सूचना दिए आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 0 ओवर, ठीक है, तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। शून्यकाल वर्ड का नहीं है, शून्यकाल जो वर्ड है इसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, ठीक है। अब एक होती है 12 से 1 हो गया, ठीक है, 1 से लेके 2:30 बजे तक लंच होता है, ठीक है, उसके बाद वापस विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है और फिर आपको काम चलता है 5 बजे तक। लेकिन कई बार 5 से लेकर 5:30 तक आधे घंटे की चर्चा भी होती है। क्या होती, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, कौन सी बताओ, आधे घंटे की चर्चा। तो आधे घंटे की चर्चा 5 से लेकर 5:30 तक होती है। इसमें कौन सा विषय उठाए जाते हैं, उनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो प्रश्नकाल और शून्यकाल में छूट गए। इनमें प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, शून्यकाल 1 घंटे का। 1 घंटे मान लीजिए कोई मामला रह गया बाकी, तो उसको आधे घंटे की चर्चा में उठाया जाता है। कहाँ उठाया जाता है, आधे घंटे की चर्चा में उठाया जाता है। प्रश्नकाल व शून्यकाल में जिस विषय पर पूर्ण चर्चा नहीं हो पाई, यानी कुछ मामला बच गया उसका, जिस विषय पर पूर्ण चर्चा नहीं हो पाई, उस विषय को आधे घंटे की चर्चा में रखा जाता है। मान लीजिए प्रश्नकाल में कोई विषय चल रहा था और प्रश्नकाल का टाइम पूरा हो गया, वहां पर उस विषय पर पूरी चर्चा नहीं हो पाई, तो उसको फिर हम आधे घंटे की चर्चा में रखेंगे। उस विषय को आधे घंटे की चर्चा में रखा जाता है। उस विषय को आधे घंटे की चर्चा में रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए आधे घंटे की चर्चा के लिए 3 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन, यदि आप आधे घंटे की चर्चा में किसी विषय को उठाने जाते हैं तो 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। कितने दिन बताओ, 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और इस सूचना का समर्थन कम से कम 2 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने बताओ, ठीक है। सूचना का समर्थन यानी आधे घंटे की चर्चा में कौन सा विषय रख रहे हैं, कौन सी सूचना रख रहे हैं, ठीक है, तो सूचना का समर्थन 3 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। एक तो जो इस विषय को रख रहा है और कम से कम 2 और होने चाहिए, तो जो खुद रख रहा है और कम से कम 2 और, टोटल कितने, 3 सदस्यों द्वारा। तो सूचना का समर्थन कितने, 3 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये थी आपके आधे घंटे की चर्चा। अब अलग अलग प्रस्ताव आते हैं, ये तो हो गई चर्चाएं, ये तो क्या होगी बताओ, चर्चाएं। अब अलग अलग क्या आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, अलग अलग प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये तो हमारी कार्रवाई थी। प्रश्नकाल 11 से 12, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से लेकर 2:30 बजे तक ब्रेक होता है, ठीक है, लंच होता है। 2:30 बजे से लेकर वापस कार्रवाई शुरू होती है। 5 बजे तक हम किसी विषय पर बहस करते हैं, ठीक है, उसको पारित करवाते हैं, उस पर वोटिंग करते हैं, और 5 से लेकर 5:30 तक आधे घंटे की चर्चा होती है। ये हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है, ठीक है।
अब जब कार्रवाई चलती है तो उसमें विश्वास प्रस्ताव भी आता है, अविश्वास प्रस्ताव भी आता है, स्थगन प्रस्ताव भी आता है, ध्यान प्रस्ताव भी आता है, कटौती प्रस्ताव भी आता है, निंदा प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, प्रस्ताव आते हैं। तो ये प्रस्ताव क्या होते हैं और इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा बताओ, अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाले लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, अविश्वास जो प्रस्ताव है वो विपक्ष वाले। हमें विश्वास नहीं है आप में, तो बताओ ये कौन लेके आता है, विपक्ष वाले पार्टी वाले लेके आते हैं कि हमें सत्ता पक्ष में, सरकार में विश्वास नहीं है, सत्ता पक्ष यानी सरकार में विश्वास नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, विपक्ष वाले लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, विपक्ष वाले लेके आते हैं। ठीक है, और यदि ये पारित हो गया, यदि ये पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि ये पारित हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र। क्यों, विपक्ष लेके आया है और विपक्ष कोई प्रस्ताव लेके आया है और वो पारित हो जाए, इस कारण सरकार का बहुमत नहीं है, सरकार को फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, विपक्ष वाले, और यदि वो पारित हो गया, ठीक है, तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यदि लेके आए और पारित नहीं हुआ तो पुणे 6 महीने तक लेके नहीं आ सकते, पुणे 6 माह तक। ऐसा नहीं आज पारित नहीं हुआ तो कल वापस लेके आ जाएंगे, नहीं, एक बार यदि पारित नहीं होता है तो पुणे कितने बताओ, 6 माह तक वापस नहीं ला सकते। एक बार यदि पारित नहीं हुआ, ठीक है, तो पुणे 6 माह तक वापस नहीं ला सकते। कितने माह तक, 6 माह तक वापस नहीं लेके आ सकते। कौन, विपक्ष वाले। ऐसा नहीं आज लेके आए, पारित नहीं हुआ, कल वापस लेके आए, ऐसा नहीं। एक बार पारित नहीं हुआ तो 6 माह तक नहीं ला सकते। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कारण नहीं बताया जाता है, कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसका कारण बताना आवश्यक है नहीं है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए, ठीक है, कम से कम 20% सदस्यों के यानी 1/5 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कुल विधानसभा सीटों का 20% लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 200। 200 का 20% कितना होता है, 40, या 200 का 1/5 कितना होता है, तो 200 का 1/5 भी होता है 40। तो 20% बोल दो या 1/5, ये आपको जरूरी है। 20% यानी 1/5 होता कितना है, 40। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है, ठीक है, तो विपक्ष के कम से कम 40 एमएलए के हस्ताक्षर होने चाहिए। विपक्ष के कम से कम 40 एमएलए के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी 200। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी, 200। 200 का 20% यानी 1/5 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और 200 का 20% होता कितना है राजस्थान में, हर विधानसभा में अलग अलग हो सकता है। राजस्थान में 1/5 कितना होता है, यानी 20% कितना होता है, तो 200 का 20% यानी 1/5 40 होता है। तो राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 40 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए। कितने चाहिए, 40 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, यानी 20% यानी 1/5 होते कितने, 40 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, 40 एमएलए के हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अब तक 13 बार लाया गया है हमारे राजस्थान की विधानसभा में। अविश्वास प्रस्ताव अब तक कितनी बार लाया गया, 13 बार लाया गया विपक्ष के द्वारा, 13 बार लाया गया, लेकिन एक बार भी आपको पारित नहीं हुआ। विपक्ष 13 बार लेके आई, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। सबसे ज्यादा 6 बार, सबसे ज्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाए गए थे। सबसे ज्यादा 6 बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाए थे, तो पहली बार मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, जो काम चलाऊ मुख्यमंत्री थे। तो बताओ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव काम चलाऊ सरकार थी टीकाराम पालीवाल, उसके विरुद्ध लाया गया था। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पहले ही मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव किस काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध लाया गया, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया। काम चलाऊ थी, बाद में जयनारायण व्यास बन गए थे। तो पहली बार आपको तो अविश्वास प्रस्ताव किस काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध लाया गया, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था पहली बार। ठीक है, इंद्रनाथ मोदी लेके आए थे पहली बार टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध। और आज पहली बार किसके विरुद्ध लाए गए, तो बताओ टीकाराम पालीवाल के बाद। ठीक है, अब तक कितनी बार लाया जा चुका है राजस्थान विधानसभा में, 13 बार। ठीक है, पहली बार टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध, और सबसे लास्ट में 13वां बार किसके विरुद्ध, हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया 1985 में। तो सबसे पहले टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध, सबसे जो लास्ट में लाया गया था वो हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया था 1985 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया था 6 बार, और अब तक 13 बार लाया गया, एक बार भी ये पारित नहीं हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। हमें आप में विश्वास नहीं है, आप कहोगे हमें राहुल सर में विश्वास नहीं है, तो आप क्या लेके आओगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आओगे। ठीक है, तो चलिए अविश्वास प्रस्ताव देख लेते हैं। विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। आज अपन चर्चा कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। बताओ
मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो लाते हैं, ठीक है, विश्वास का अभाव किसमें? मंत्रिपरिषद में, यानी सरकार में हमें विश्वास का अभाव है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी शर्तों के अधीन रहते हुए लाया जाता है, कौन कौन से निर्बंधों यानी शर्तों के अधीन रहते हुए लाया जाता है? तो देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नकाल के बाद और उस दिन की कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी। यानी आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, इसका मतलब है यदि आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो तो उसकी अनुमति कब लोगे आप? अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति कब लोगे? तो प्रश्नकाल के बाद और उस दिन का कार्य शुरू करने से पहले मांगनी पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हो तो बताओ कब? प्रश्नकाल के बाद और उस दिन की कार्यसूची शुरू होने से पहले मांगनी पड़ेगी। तो प्रश्नकाल के तो बाद और उस दिन की कार्यसूची कार्य प्रारंभ करने से पहले, तो प्रश्नकाल के बाद और कार्य शुरू होने से पहले आपको अविश्वास प्रस्ताव की, ठीक है, अनुमति मांगनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये। और अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास लिखित सूचना है। बताओ अनुमति किससे लेंगे? तो अनुमति किससे मांगेंगे? तो बैठक शुरू होने से पहले विधानसभा का जो सचिव होता है उसे लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ये सूचना सचिव को देनी पड़ेगी और लिखित में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव की दो चीजें याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव कब लाएंगे? ठीक है, तो प्रश्नकाल के बाद और उस दिन की कार्यसूची शुरू होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति सचिव से हमें लिखित में मांगनी पड़ेगी बैठक शुरू होने से पहले। हम देखिए अविश्वास प्रस्ताव कौन से नियम के तहत लाया जाता है? तो बताओ, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ये जो प्रस्ताव, ये प्रस्ताव का ना अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, ठीक है, सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए। विपक्ष कहता है कि इस सरकार में हमें विश्वास नहीं है, ठीक है, तो विपक्ष लेके आता है और ये कहता है कि सरकार में हमें अविश्वास है, हमें सरकार में विश्वास नहीं है। किस नियम के तहत लाया जाता है? तो 132 के तहत लाया जाता है। किस नियम के तहत लाया जाता है? 132 के तहत लाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी, ठीक है, क्या कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रस्ताव कौन है? अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। ध्यान रखना, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको केवल विधानसभा में लाया जाता है, ये विधान परिषद में नहीं लाया जाता। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम कुल विधानसभा सीटों का 1/5, कुल विधानसभा सीटों का 1/5, और 1/5 होता कितना है? 20%, ठीक है। 1/5 बोल दो, बटे में बोल दो तो 1/5, परसेंटेज में बोलो तो 20% सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कुल विधानसभा सीटों का, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 का 1/5, 200 का 1/5 कितना होता है? 40, या परसेंटेज निकालो, 200 का 20% कितना होता है? तो भी कितना होता है? 40, ठीक है। अर्थात राजस्थान में कम से कम कितने? 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। देख लो, राजस्थान में कम से कम कितने? 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्यों? 200 का कुल विधानसभा सीटें 200 है, 200 का 1/5 बोल दो या 20% कितना होता है? 40 होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट अपने, राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने एमएलए के हस्ताक्षर होने चाहिए? कौन लेके आएगा? विपक्ष लेके आएगा। कहां लेके आएगा? विधानसभा में लेके आएगा। और कितने बताओ? कम से कम कितने? 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने? 40। बटे में पूछे तो 1/5 और परसेंटेज पूछे तो 20%। और कितने सदस्यों के? तो सदस्य कितने? 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी आपको तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 40 से कम लोगों के हस्ताक्षर है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। ये 40 अच्छे से याद कर लेना। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता? विपक्ष वाला। और विपक्ष वाले यदि कोई प्रस्ताव लेके आए और वो पारित हो जाए तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। विपक्ष वाले लेके आए और वो पारित हो गया, इसके अलावा सरकार का बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, कारण बताना आवश्यक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है, इसका कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं तो उसका कारण बताना आवश्यक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया इसका कारण बताना आवश्यक नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो गया, यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो गया तो बताओ पुनः वापस 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता? विपक्ष वाला। और यदि वो एक बार रद्द हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कल ही वापस लेके आ जाए, नहीं, पुनः 6 माह तक वापस नहीं ला सकते। एक बार रद्द हो गया तो वापस 6 महीने तक वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लाया जाएगा, ठीक है, जो अनुमति मांगने के दिन से पूरे 10 दिन से अधिक बाद का ना हो। इसका मतलब क्या है? आपने जिस दिन अनुमति मांगी थी, किससे? सचिव से मांगी थी। सचिव से जिस दिन अनुमति मांगी थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है, तो अनुमति मांगने के 10 दिन के अंदर अंदर लाना आपको। ऐसे नहीं अनुमति आज मांगी और आप 20 दिन बाद ला रहे हो, नहीं, अनुमति मांगने के पूरे 10 दिन के
अधिक बाद का नहीं हो। अधिक बाद का मतलब 10 दिन से बाद का, 11वें दिन का ना हो, ठीक है। तो जिस दिन आपने अनुमति मांगी है उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। उससे ज्यादा टाइम हो गया तो फिर आपको वापस से अनुमति मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि लोकसभा में अविश्वास, ये तो राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। लोकसभा में, कहां, सेंटर की बात करें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। और राजस्थान की विधानसभा में 40। ध्यान रखना, राजस्थान की विधानसभा में लाने हैं तो बताओ कितने, 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राजस्थान में लाना है तो 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और लोकसभा में लाना है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर। ये आप कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में नहीं रहे। लोकसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और राजस्थान की विधानसभा में ला रहे हैं तो 40 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब तक कितनी बार बताओ, तो राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, विपक्ष लेके आते हैं, और पारित होगा तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन एक बार भी अभी पारित नहीं हुआ। 13 बार लाया गया लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ, यानी इससे एक बार भी अभी तक सरकार नहीं गिरी है, क्योंकि एक बार भी पारित नहीं हुआ। सबसे पहली बार अक्टूबर 1952 में मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। उनके विरुद्ध आपको निर्दलीय थे इंद्रनाथ मोदी, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। तो सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो सबसे पहले टीकाराम पालीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। और कौन लेके आए थे, इंद्रनाथ मोदी लेके आए थे, जो निर्दलीय विधायक थे। ये इंद्रनाथ मोदी लेके आए थे, कब, अक्टूबर 1952 में। तो बताओ, टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार, टीकाराम, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था, तो टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार थी, क्यों बाद में जयनारायण व्यास को बना दिया था, वो किशनगढ़ से उपचुनाव जीत गए थे। तो टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध आया था। ये क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया है। तो बताओ, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था, तो ये आरएस में पूछा गया, आरएस 2021 में। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था, तो टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध आया था। और कौन लेके आए थे, इंद्रनाथ मोदी लेके आए थे। और अब तक कितनी बार आ चुका है, 13 बार आ चुका है, एक बार भी पारित नहीं हुआ। और सबसे पहले किसके विरुद्ध आया था, तो टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध आया गया। 13 में से सबसे ज्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध आया था। 13 बार आ चुका है, इनमें सबसे ज्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया, क्यों, सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया रहते मुख्यमंत्री, ठीक है, 17 साल तक, 1954 से 1971। तो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध आए, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आए 6 बार। कितनी बार, 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आए, ठीक है। और अब तक 13 बार आ चुके हैं। पहली बार तो टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध आया था, ठीक है। अंतिम बार यानी 13वीं बार किसके विरुद्ध आया था, हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध आया था 1985 में। तो अब तक राजस्थान में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तो अब तक राजस्थान में यदि बात करें 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। कितनी बार बताओ, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। पहली बार कब आया, तो बताओ, टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध आया, और ये भी आरएस में पूछा है। आरएस 2021 में क्वेश्चन आया था, किस काम चलाओ सरकार के विरुद्ध, बताओ, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध आया था, ठीक है। और 13वीं बार किसके विरुद्ध आया, तो सबसे लास्ट में 1985 में आया था, हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध। किसको बताओ, हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध। और अब तक आपको सबसे ज्यादा किसके विरुद्ध आया, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आया 6 बार। कितनी बार, 6 बार। टोटल कितनी बार आ चुका है, 13 बार आ चुका है। कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव। फिर आता है विश्वास प्रस्ताव। ये तो था अविश्वास प्रस्ताव। अब किसकी बात करते हैं, विश्वास प्रस्ताव। तो ये तो था अविश्वास प्रस्ताव। अब किसकी बात करते हैं, विश्वास प्रस्ताव। जस्ट उल्टा है उसका उल्टा है। ये तो था अविश्वास प्रस्ताव, और इसका जस्ट उल्टा कौन सा होता है, विश्वास प्रस्ताव। इसका जस्ट उल्टा कौन सा है, विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है, विपक्ष वाले। कौन लेकर आते हैं, विपक्ष वाले। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाले लेके आते हैं कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आते हैं, सरकार खुद लेके आती है कि हमारा सरकार में अभी विश्वास है, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, सत्ता पक्ष लेके आता है। कौन आता है, सत्ता पक्ष लेके आता है, ठीक है। ये सरकार खुद लेके आती है कि हमारा अभी भी सरकार में विश्वास बना हुआ है, ठीक है। तो ये सत्ता पक्ष लेके आती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि ये पारित हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र। सरकार, यदि अविश्वास प्रस्ताव कौन, विपक्ष,
और विपक्ष वाले लेके आए और वो पारित हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, सत्ता पक्ष। यदि ये पारित हो गया तो सरकार ने पारित करा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पारित नहीं हुआ तब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये कौन लेके आते हैं, सत्ता पक्ष वाले। सत्ता पक्ष ने कहा कि हमारा विश्वास है, वो विश्वास प्रस्ताव लेके आती है, लेकिन यदि सरकार लेके आएगी और वो पारित नहीं हुआ तो फिर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि ये पारित नहीं होता है, पारित हो जाता तो कोई बात नहीं, पारित हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पारित नहीं होता है तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि सरकार ही लेके आती है, और सरकार यदि कोई प्रस्ताव लेके आती है और सरकार के द्वारा ही पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार का बहुमत नहीं है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता, वो पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लेके आती है और ये पारित नहीं हुआ, क्योंकि सरकार लेके आ रही है, सरकार का तो पारित होना चाहिए। यदि ये पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ आ गया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाले लेके आते हैं, विपक्ष वाला लेके आए और यदि पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये सरकार खुद लेके आती है, सरकार के द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये पारित नहीं होने पर। क्लियर हो गया। और अब साहब आपसे विश्वास प्रस्ताव कितनी बार आ चुका है, 5 बार, और ये कितनी बार बताओ, 13 बार। ठीक है, ये 13 बार आ चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। ये 5 बार आ चुका है, लेकिन एक बार भी रद्द नहीं हुआ। 13 के 13 बार पारित हो गया। पारित हो गया तो मतलब सरकार ने लाए, सरकार खुद लेके आई थी और सरकार के द्वारा ला के आया और वो पारित हो गया तो फिर सरकार बनी रही। यदि सरकार लेके आती और वो पारित नहीं होता तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन 5 बार लाया गया, 5 बार ये पारित हो गया, इसका मतलब सरकार की साख बची रह गई। समझ में आ गया। तो अविश्वास प्रस्ताव का जस्ट उल्टा क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव। तो देख लेते हैं विश्वास प्रस्ताव। इसका प्रावधान न तो संविधान में है और न ही विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में। विश्वास प्रस्ताव यही भारतीय संसदीय परंपरा की देन, केवल ये भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, ये परंपरा चली आ रही है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये प्रस्ताव कौन लेके आता है, सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, सत्ता पक्ष लेके आती है, सरकार खुद लेके आती है, सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, वो अपना खुद का बहुमत साबित करना चाहती है। अभी अशोक गहलोत सरकार, जब सचिन का पायलट गुट के बीच अनबन हुई थी तो अशोक गहलोत सरकार खुद क्या लेके आई थी, विश्वास प्रस्ताव, और उन्होंने कहा था कि हमारा यहाँ पर सरकार में विश्वास अभी भी बना हुआ है, अभी भी हमारे पास बहुमत है। तो सरकार अपना बहुमत साबित करने के लिए लेके आती है। ठीक है, ये प्रस्ताव भी केवल विधानसभा में लाया जाता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में, तो विश्वास प्रस्ताव भी केवल विधानसभा में लाया जाता है, इसे विधान परिषद में नहीं लाया जाता। और ये प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। यदि ये पारित नहीं होता तो सरकार क्या बताओ, गिर जाती है। तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव सरकार लेके आती है और सरकार के द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी। ये पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। जो सरकार लेके आ रही है, सरकार का ही पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार गिर जाएगी। और राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार लाया चुका है, तो राजस्थान विधानसभा अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार बताओ, 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी, 5 के 5 बार पारित हो गया, सरकार लेके आई, सरकार का पारित हो गया। ठीक है, 5 के 5 बार पारित हो गया था, इसलिए पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती। 5 बार लाए गए, 5 के 5 बार पारित हो गए, इसलिए अभी तक एक बार भी सरकार नहीं गिरी। 5 बार में से 3 बार, 5 बार में से 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत सरकार द्वारा लाई, 3 बार तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत उन्होंने खुद ने लेके आए थे, 3 बार तो वो लेके आए थे, और 2 बार कौन लेके आए, अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाया गया। अब तक 5 ही बार ही आया है विश्वास प्रस्ताव, उसमें से 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत सरकार लेके आए और 2 बार अशोक गहलोत सरकार लेके आए। बताओ, पहली बार पहली बार 1990 में भैरव सिंह शेखावत लेके आए थे विश्वास प्रस्ताव, और सबसे अंत में अभी आपको पता है जब सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के बीच अनबन हुई थी तब अशोक गहलोत जी लेके आए थे, और अंतिम बार वो 14 अगस्त 2020 को वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद लेके आए थे विश्वास प्रस्ताव, और उन्होंने कहा हमारा अभी भी राजस्थान सरकार में बहुमत बना हुआ है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव सरकार लेके आती है सत्ता पक्ष, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है। अविश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार आया और विश्वास प्रस्ताव अब तक 5 बार आया। 5 में से 3 बार भैरव सिंह शेखावत लेके आए और 2 बार अशोक गहलोत जी लेके आए। पहली बार कब आए, 1990 में, और सबसे लास्ट में 2020 में है। ठीक है, तो ये था अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें प्रश्नकाल, शून्यकाल और आपको बताएं अल्पसूचना प्रश्न काल में भी तारांकित, अतारांकित प्रश्न, अल्पसूचना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए। और अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव ये भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। 1/5 वाला याद रखना, 1/5 यानी 20% राजस्थान में, 40
सदस्य चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने के लिए तभी लाया जा सकता है, और लोकसभा में 50 चाहिए। बस ये कंसेप्ट आप थोड़ा क्लियर हो जाए, बाकी सब ठीक है। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया, और बार बार इसका रिवाइज करें, ठीक है, ताकि चीज़ें जैसे आपकी क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ विद्यार्थी, ठीक है, जो हमने आर्टिकल्स तो एक एक पढ़ लिए, लेकिन ये पढ़ाते नहीं, कुछ कहीं पढ़ा नहीं आपने, तो उसको बार बार रिवाइज करें, चीज़ें आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आज के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, तो इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।